2067 यानी कि 2067 एक ऑस्ट्रेलियाई फिल्म है जिसमें दिखाया गया है कि साल 2067 में ये दुनिया और लोग कैसे इसमें सरवाइव कर रहे होंगे। इस मूवी की लोकेशन ऑस्ट्रेलिया में ही सेट की गई है। मूवी में दिखाया गया है कि कैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से ये दुनिया लगभग पूरी तरह से तबाह हो चुकी है और जिसमें अब सुधार की कोई भी गुंजाइश बाकी नहीं रह गई है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां कोई भी पेड़ पौधे नहीं बचे हैं, हवा में ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल कम हो गई है। लोगों को खुद को जिंदा रखने के लिए आर्टिफिशियल ऑक्सीजन का इस्तेमाल करना पड़ता है। दुनिया का 99% हिस्सा अंधकार में डूब चुका है। लोग दम घुटने से मर रहे हैं। ऐसी भयावह दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसा शहर है जो खुद को इस त्रासदी से बचा पाया है। ऑस्ट्रेलिया में मौजूद इस शहर में क्रॉनिकॉर्प कॉर्पोरेशन नाम की एक कंपनी है जो सिंथेटिक ऑक्सीजन का निर्माण करती है। हालांकि ज्यादा वक्त तक सिंथेटिक ऑक्सीजन का इस्तेमाल करने से लोग सिकनेस नाम की एक खतरनाक बीमारी की चपेट में आने लगते हैं। दुनिया में कुछ गिने चुने लोग ही जिंदा बच पाए हैं। ऑस्ट्रेलिया के इस शहर में ईथन वाइट नाम का एक शख्स है जो अपने दोस्त जूड के साथ क्रॉनिकॉर्प कॉर्पोरेशन में एक मैकेनिक का काम करता है। ये कॉर्पोरेशन और इसमें काम करने वाले लोग दिन रात काम करके दुनिया को बचाने और सिकनेस बीमारी का इलाज ढूंढने में जुटे हुए हैं। ईथन की वाइफ ज़ैंथे को भी सिकनेस का सामना करना पड़ रहा है। ईथन पूरी मेहनत से उसके लिए पैसे कमाने और अच्छी ऑक्सीजन खरीदने की कोशिश करता रहता है। ऐसे ही एक दिन अचानक जब ईथन और जूड एक टनल में काम कर रहे थे तभी उन्हें कॉनिकल्स के पार्टिकल रिसर्च की सीटीओ रेजिना जैक्सन द्वारा उसके ऑफिस में बुलाया जाता है। वहां वो उन्हें अपना परिचय देती हैं और उन्हें बताती हैं कि अगर सब कुछ ऐसा ही रहा तो सिर्फ कुछ सालों में ही पृथ्वी से मानवता पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। वो कहती है कि सिर्फ ईथन ही वो शख्स है जो ऐसा होने से रोक सकता है और इंसानों की मदद कर सकता है। ये सुनकर ईथन पूरी तरह चौंक जाता है और वहां से जाने लगता है। तब रेजिना उसे एक बार चलकर उनकी लैब देखने के लिए कहती है। उस लैब में एक बड़ी सी मशीन रखी हुई थी। लैब के डॉक्टर बिली मिशेल ईथन से मिलते हैं और उसके हाथ पर लगी डिवाइस को देखते हैं। इसके बाद वो उसे बताते हैं कि ईथन के पिता डॉक्टर रिचर्ड वाइट ने 20 साल पहले इस प्रोजेक्ट को शुरू किया था और ये मशीन जो उनके सामने मौजूद है क्रॉनिकल नाम की एक टाइम मशीन है। मशीन से जुड़े सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में इस मशीन से रेडियो वेव्स भेजी गई थी ताकि ये पता लगाया जा सके कि दूसरी तरफ क्या है। इससे उन्हें पता चला कि आज से 407 सालों बाद साल 2474 में धरती पर काफी मात्रा में पेड़ पौधे मौजूद होंगे जिनसे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन वातावरण में फैली हुई थी। हमारा मानना है कि अगर आज से कई सौ सालों बाद भी मानव धरती पर है तो इसका मतलब यही है कि उन्होंने आज की समस्या से निपटने का कोई तरीका जरूर ढूंढ लिया होगा। हालांकि तब कुछ ऐसा हुआ जिससे हमारे सारे साइंटिस्ट हैरान रह गए। हमारे द्वारा भेजी गई वेव्स एक बदले हुए रूप में हमारे पास वापस लौट कर आई और उन्होंने जब इसे डिकोड किया तो मालूम चला कि फ्यूचर से किसी ने उनके लिए संदेश भेजा है जिसमें लिखा था सेंड ईथन वाइट। तो अब रेजिना और उनकी पूरी टीम ईथन को फ्यूचर में भेजना चाहती है ताकि वो वहां से इसका क्योर लेकर आ सके। इस सब को सुनकर ईथन बिल्कुल शॉक्ड रह गया। उसे लगा रेजिना झूठ बोल रही है। वो उनका विश्वास नहीं करता और वहां से चला जाता है। ईथन अपनी बीमार वाइफ को अकेला छोड़कर कहीं भी नहीं जाना चाहता, इसलिए वो रेजिना की मदद करने से मना कर देता है। इसके बाद ईथन अपनी वाइफ के लिए ऑक्सीजन खरीदने जाता है जहां जूड उसे फ्यूचर में जाने के लिए मनाने की कोशिश करता है। उसकी बात सुनकर ईथन गुस्से से कहता है कि वो अपने डैड की तरह नहीं बनना चाहता। वो अपने डैड से नफरत करता है क्योंकि जब उसे उनकी जरूरत थी वो उसके साथ मौजूद नहीं थे। 20 साल पहले उसके डैड घर छोड़कर चले गए और कभी वापस नहीं आए। उसकी माँ की किसी ने हत्या कर दी। ईथन उस वक्त बच्चा था, तब से ईथन की देखभाल जूड ने ही की थी जिसे ईथन अपना बड़ा भाई मानता था। जैसे उसके डैड ने उसे और उसकी मॉम को लैब में काम करने के लिए छोड़ दिया था, ईथन वैसा ही अपनी बीमार वाइफ के साथ नहीं करना चाहता। इसके बावजूद जूड उसे ये कहकर मना लेता है कि उसकी वाइफ को बचाने का तरीका सिर्फ उस क्योर को यहाँ लाना है। ईथन को याद आता है कि उसके 8वें बर्थडे पर उसके पिता तोहफे में उसके लिए एक डिवाइस लाए थे जिसे हाथ में एक बार पहनने के बाद वो उसे निकाल नहीं सका था। इतने सालों बाद भी उसके हाथ पर यह डिवाइस लगी हुई थी। इसके बाद घर आकर ईथन ज़ैंथिया को पूरी बात बताता है जिसके बाद ज़ैंथी भी उसे कहती है कि उसे भविष्य में जाना चाहिए। इसके अगले दिन ईथन ज़ैंथी के लिए एक नोट छोड़कर रेजिना के ऑफिस चला जाता है। वहां ईथन ये शर्त रखता है कि जब वो क्योर लाएगा तो उसका पहला डोज उसकी वाइफ ज़ैंथे को दिया जाएगा, जिसे उसने मान लिया और वो लैब की ओर चल दिए। वहां जाकर ईथन को पता चलता है कि असल में उनके पास कोई प्रॉपर प्लान ही नहीं है
क्योंकि उन्हें नहीं मालूम था कि वहां क्या मौजूद होगा और कैसा होगा। एक स्पेशल सूट पहनकर ईथन मशीन में अपने AI आर्ची को लेकर जाता है। ईथन हाई स्पीड में टाइम ट्रैवल करता है। वो नीचे घने जंगल में आकर गिरता है। अपनी आंखों से नेचर की खूबसूरती देखकर वो खुश हो जाता है। फ्यूचर की वो दुनिया बेहद खूबसूरत थी जहां पानी और ऑक्सीजन भरपूर थे। आर्की की मदद से वो आगे बढ़ता है। वहां उसे एक कंकाल नजर आता है जिसके सर पर गोली मारी गई थी। उसका नाम ईथन वाइट पढ़कर वो बुरी तरह डर जाता है। उसके साथ भी एक आर्की वहां गिरा था। उसे लगता है कि उसके साथ भी शायद यही अंजाम होगा। ईथन उस कंकाल के हाथ की डिवाइस देखता है जो बिल्कुल ईथन की डिवाइस जैसी थी। अंतर बस ये था कि ईथन की डिवाइस पर लाल रंग की लाइट थी और उस स्केलेटन के डिवाइस पर हरी लाइट जल रही थी। ठंड से बचने के लिए वो आग जलाता है। भूख लगने पर कुछ बेर खा लेता है, लेकिन वो असल में जहरीले थे और उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। उसे जब होश आता है तो वो देखता है कि जूड उसकी देखभाल कर रहा है। जूड उसे बताता है कि उसके बिगड़ते वाइटल्स को देखकर लैब के डॉक्टर्स ने दवा के साथ जूड को वहां भेज दिया। इसके बाद वो आगे एक दरवाजे पर पहुंचते हैं जहां अंदर जाकर उन्हें पता चलता है कि ये 407 साल बाद की क्रॉनिकल्स लैब है जहां टाइम मशीन भी थी। ईथन को वहां के कंप्यूटर्स में अपने डैड की एक होलोग्राफिक रिकॉर्डिंग मिलती है जो उन्हें बताते हैं कि इस मशीन को असल में फ्यूचर से ऑक्सीजन का डेटा कलेक्ट करने के लिए बनाया गया था। लेकिन जब उसके डैड को फ्यूचर से ईथन वाइट को वहां भेजने का संदेश मिला तब DNA वेरिफिकेशन के लिए ही उन्होंने वो डिवाइस बनाकर ईथन के हाथ में पहना दी थी। इसके साथ ही उन्हें मालूम चलता है कि इस टाइम मशीन से वो वापस 2067 में नहीं जा सकते हैं क्योंकि उसकी बैटरी 407 साल बाद किसी काम की नहीं थी। इससे भी बुरा तब होता है जब लैब के किसी मैल फंक्शन की वजह से वहां का न्यूक्लियर पावर कोर एक्टिवेट हो जाता है और सिर्फ 4 घंटे बाद वो एक्सप्लोड हो जाएगा। इसलिए उन्हें सब कुछ जल्दी करना होगा और यहाँ से निकलना होगा। लैब से बाहर आकर वो देखते हैं कि इंसानों के खत्म होने के बाद पृथ्वी ने खुद को रिकवर करना शुरू कर दिया। उन्होंने सब जगह मानव कंकाल पड़े देखे पर कोई भी वहां जिंदा नहीं था सिवाय उन दोनों के। इसके बाद ईथन अपनी वाइफ के घर जाता है। वहां उसकी हड्डियां देखकर वो रोने लगता है। इसके बाद जूड उसे कहता है कि उन्हें वापस चलना चाहिए क्योंकि सिकनेस का कोई भी क्योर उन्हें मिल नहीं रहा। लेकिन ईथन को थोड़ा शक होता है। वो उस स्केलेटन के आर्की की लास्ट रिकॉर्डिंग प्ले करता है जिसमें वो जान जाता है कि वो आवाज जूड की है। जूड तुरंत अपनी गन बाहर निकालता है और कहता है कि वो कभी ईथन को शूट नहीं करेगा। इस पर ईथन उससे कहता है कि वो पहले मिशन पूरा करना चाहता है। इसके बाद लैब में वो दोनों मिलकर पावर कोर को रिपेयर कर देते हैं और टाइम मशीन ठीक हो जाती है। उन्हें सिर्फ पोर्टल लॉन्च होने के लिए 37 मिनट तक इंतजार करना होगा। लेकिन इसके बाद भी ईथन का स्केलेटन वही रहता है जिससे वो समझ जाता है कि अभी भी फ्यूचर चेंज नहीं हुआ है। सच जानने के लिए ईथन अपनी आर्की से बैटरी निकालकर पुराने आर्की में लगा देता है जिसमें उसे एक नई वीडियो मिलती है जिसमें उसे दिखता है कि उसके फ्यूचर सेल्फ को जूड ने ही मारा था। जूड तब ये मानता है कि फ्यूचर को बदलने की कोई भी उम्मीद नहीं है और वो सिर्फ ईथन को बचा रहा है। ये सब सुनकर ईथन जूड को एक कमरे में बंद कर देता है और अपने डैड के होलोग्राफिक रिकॉर्डिंग को प्ले करता है जिसमें उसे क्रॉनिकल्स की CTO और उसके डैड के बीच की बातचीत दिखती है। उसे दिखता है कि उसके पिता फ्यूचर से क्योर ढूंढकर पूरी दुनिया को बचाना चाहते थे लेकिन रेजिना सिर्फ कुछ चुने हुए लोगों को लेकर फ्यूचर में ही जाना चाहती थी। लेकिन इसे एक्टिवेट करने के लिए किसी को टाइम मशीन से फ्यूचर में जाकर उसे वहां की लैब से स्टार्ट करना होगा। इस वजह से रेजिना अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाई। ईथन के डैड ने टाइम मशीन को लॉक कर दिया और ईथन के DNA को वेरिफिकेशन की बना दिया। इससे बौखलाई CTO ने ईथन के डैड को जान से मार दिया और जूड को ईथन की मां को मारकर उसका गार्डियन बनने के लिए भेज दिया ताकि एक दिन वो ईथन के हाथ की डिवाइस का इस्तेमाल अपने लिए कर सके। जूड से मिले धोखे से ईथन टूट गया। जिस इंसान पर उसने भरोसा किया वो ही उसकी मां का कातिल निकला। उसे खुद पर भी गुस्सा आ रहा था कि वो आज तक अपने डैड को गलत समझकर उनसे नफरत करता रहा। रेजिना के बुरे इरादों को रोकने के मकसद से ईथन टाइम मशीन को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन जूड आकर उसे रोकता है और बताता है कि उसे एक बार मशीन के एक्टिवेट होने पर ईथन को जान से मारने के लिए कहा गया है। लेकिन जूड ईथन को अपने छोटे भाई की तरह मानने लगा था। इसी वजह से उसने ईथन को गोली न मारकर खुद को ही मार ली। गुस्से और पछतावे से भरा ईथन अब अपने डैड के दुनिया को बचाने के मिशन को पूरा करना चाहता है। वहां से उसने खुद ही सेंड ईथन वाइट मैसेज को एनकोड करके भेज दिया।
वहीं दूसरी तरफ साल 2067 में टाइम मशीन से सेकंड्स एक्सटिंक्ट हो चुके थे पौधे और उसके डैड के मर्डर की रिकॉर्डिंग की कॉपी ईथन द्वारा भेज दी जाती है, जिसके बाद फ्यूचर में ईथन टाइम मशीन को नष्ट कर देता है। अंत में सीटीओ को मर्डर के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है। 2067 में भेजे गए पौधे कल्टीवेट करके धरती वापस से रहने लायक बनाई जाती है। यहाँ ईथन की वाइफ को भी उसके द्वारा भेजा गया एक फूल मिलता है, जिससे वो फ्यूचर में उसके रुकने के फैसले को समझती है। वहां फ्यूचर में ईथन जूड को दफनाता है और माफ कर देता है। ईथन खुश था कि उसके एक फैसले ने पूरी दुनिया की मानव सभ्यता को खत्म होने से बचा लिया। तो ये थी आज की वीडियो। ये वीडियो आपको कैसी लगी? बहुत ही इंटरेस्टिंग थी ना ये स्टोरी? प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूंगा।